सहारनपुर की राजनीति में वैसे तो एक से बढ़कर एक राजनेता हुई, लेकिन सहारनपुर की मौजूदा सियासत में एक राजनेता ऐसी भी हैं जो अपनी बेबाकी और अपने खुले विचारों, चाहे वो पार्टी के मंच पर रखने की बात हो, चाहे फिर जनता के बीच, उनकी अलग छवि मानी जाती है और उनकी बेबाकी ही उनकी पहचान है। जो साल 1993 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीती और एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। बीजेपी के जितने पुराने लीडर हैं उनके उनसे पारिवारिक रिश्ते माने जाते हैं। आज बात एक ऐसे ही महिला नेता की जो साल 1993 में बीजेपी से विधायक बनी, उनसे करेंगे आज सियासी चर्चा और कहां से उनके जीवन की शुरुआत हुई। तो चलिए स्वागत करते हैं बीजेपी की फायर ब्रांड लीडर पूर्व विधायक शशिबाला पुंडीर जी। बुआ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? स्वास्थ्य कैसा मैं है बिल्कुल आपका? ठीक हूँ। बड़े दुखों के पहाड़ बुआ जी आप पर टूटे, हाँ। उसके बावजूद भी आप चट्टान की तरह समाज के अंदर खड़ी हैं। हाँ। समाज सेवा का लगातार आपकी जारी रहती है। हाँ। तो बुआ जी, आज हम आपके जीवन पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। किस तरीके से आपकी राजनीति की शुरुआत हुई, कहाँ आपका जन्म हुआ। तो दर्शकों के मन में आपको लेकर बड़े सवाल रहते हैं क्योंकि आप बेबाकी से बोलती हैं, हाँ। बीजेपी से जुड़ी हुई रही हैं लंबे समय तक। तो कहाँ पर बुआ जी आपका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था और आपकी शिक्षा कहाँ हुई? मेरा गांव है नरोता के पास भारी दिनदारपुर का जी। छोटा सा गांव है मेरा महाविद्यालय। तो आपकी जो शिक्षा हुई कहाँ पर सबसे प्रारंभिक शिक्षा मैंने आपकी हुई? हाँ मैंने पढ़ा है एक आध क्लास तो शायद उत्तरकाशी में पढ़ा, एक क्लास पढ़ा है कोई। जी। और फिर मैंने सारी लखनऊ में पढ़ी है। 6 क्लास से लेके LLB तक मैं लखनऊ में पढ़ी हूँ। तो लखनऊ जाने का कोई कारण रहा पिताजी या किसके संपर्क से आप लखनऊ मेरे गई? पिताजी थे ना गवर्नमेंट सब PWD में इंजीनियर थे मेरे पिताजी। अच्छा। तो उनका ट्रांसफर लखनऊ हो गया था तो वहीं रहे। तो कितने बहन भाई हैं अभी आप लोग? हम लोग 3 भाई बहन थे, 2 बहन 1 भाई था। जी। छोटा था उसकी डेथ हो गई है, प्रदीप था जी। उसकी डेथ हो गई है। उससे मैं काफी निराश हुई थी, लेकिन अब सहना पड़ता है सब कुछ। देखिए, जितना मैंने आपसे सुना है, जाना है, एक लड़की जो उस वक्त जन्मी थी, जिसका जन्म आपका भारी गांव में हुआ, और जैसा कि अभी आपने कुछ देर पहले चर्चा में बताया कि उस जमाने में लड़कियों को इतना महत्व नहीं दिया जाता था उनकी पैदाइश को लेकर। तो कुछ चीजें रही हैं कि जो लड़की नहीं होनी चाहिए थी, वो लड़की पैदा हुई और उसके बाद वो विधायक बनी। तो क्या वो किस्सा रहा था घर में? देखिए गांव में ना बड़ा कंट्रोल होता था, लखनऊ नहीं जाने देते थे। मेरे बाबा कहते थे गांव के थे बिल्कुल एकदम। जो बड़े बाबा थे वो पढ़े लिखे थे, वो बिजनेस देखते थे, भट्टे वट्टे देखते थे, ठेकेदारी जिला पंचायत में देखते थे। लेकिन जो मेरे बाबा थे छोटे, वो बहुत बेचारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे, वो नहीं जाने देते थे। कुछ हम लोग भी गांव को पसंद करती थी ना, मैं बचपन से मैं बाबा को शिकायत करती थी मम्मी डैडी की कि ये हमें बहुत मारते हैं लखनऊ। झूठ बोलती थी, बहुत झूठ बोलती थी। तो कहती थी कि ये हमें वहां मत भेजिए, मैं रोया करती थी। लेकिन मेरी माँ थोड़ा सा उस जमाने की पढ़ी लिखी थी, 5-7 दर्जे 8 दर्जे, वो बहुत सख्त थी। वो जबरदस्ती ले जाती थी लखनऊ पढ़ाया। पढ़ाने में माँ का विशेष योगदान। अच्छा, विशेष योगदान माता का रहा है। उसके बाद आप जब लखनऊ गई तो आपने वहाँ पर जो अपनी शिक्षा है वो ग्रेजुएशन किया या पोस्ट ग्रेजुएशन किया, कहाँ तक आपकी शिक्षा? मैंने BSc किया जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से, और मैंने LLB किया। जी। हाँ, वहाँ लखनऊ किया। तो उसके बाद जब शादी की बात आई तो आपकी शादी किस गांव में हुई? जिला सहारनपुर में डॉक्टर राजपाल सिंह जी। मेरी माँ बहुत सुंदर थी और मेरी बुआ गांव के बगल में मनठ गांव, वहाँ ब्याही थी। मेरे फूफा जी जब मेरी माँ की शादी में आए थे, मेरी माँ बहुत सुंदर थी। और डॉक्टर साहब ना मेरे फूफा जी के कजन भाई के बेटे थे, वो 1 साल के थे तब। अच्छा। तो उन्होंने फूफा जी ने कह दिया था माँ को देख के, अगर लड़की हो गई तो हम ले जाएंगे। तो मैं 1 साल 2 साल बाद लड़की हो गई। फिर वही बात चली आई, मेरी दादी की जिद थी। मेरी दादी के सामने मैंने तो बहुत झगड़ा किया कि नहीं जाऊंगी। फूफा जी शराब पीते थे,
बहुत बुरा हाल में उनका देखती थी। और फिर मैंने, चूंकि 1 साल मैंने बुआ के पास भी पढ़ा था, डॉक्टर साहब भी पढ़ते थे बुआ के पास भी, डैडी का ट्रांसफर पहाड़ में हो गया था, तो पढ़ते थे। मैं 1 साल बुआ के पास भी रही थी। कौन से ईयर में आपकी शादी हुई थी? 79 में आपकी शादी हुई। तो उस टाइम आप लखनऊ में पढ़ाई करती थी? पढ़ाई करती थी, लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लीडर थी। मेरी शादी एक बार मार्च में तय हुई थी 79 में, लेकिन तब मैं जेल चली गई थी। आरक्षण विरोधी आंदोलन कुछ था, उसमें मैं जेल चली गई थी, फिर जून में करनी पड़ी थी। तो ये जो स्टूडेंट यूनियन को लीड करने का हो या फिर राजनीति में जाने का मन हो, ये लखनऊ, क्योंकि लखनऊ सियासत का एक बड़ा हब है, तो क्या वहाँ रहते हुए आपके मन में चीजें आई कि नहीं मुझे राजनीति में जाना चाहिए, स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ना चाहिए? मैं नहीं जानती थी राजनीति के बारे में कुछ भी। वहाँ पे हमारे यही पास में गांव है मुजफ्फरनगर जिले का, जहाँ के एमएलए थे एक राजपूत नकली सिंह जी थे, उस गांव के एक वहाँ पे थे लखनऊ में, अच्छे थे वो। एक बार उनका दोस्त चुनाव लड़ रहा था, डॉक्टर केसी अग्निहोत्री, तो वो हमें लेके गए, 5-6 बच्चों को लेके गए चुनाव में। उसके बाद ना, उसी के बाद मन हो गया था राजनीति अच्छी लगेगी। तो जब शादी हो गई, क्या डॉक्टर साहब ने नहीं कहा कि राजनीति मत कीजिए, घर संभालिए, बच्चे भी होंगे? नहीं, उन्होंने कभी कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कभी मुझे कुछ भी नहीं कहा। वो बल्कि खुश होते थे। और कुछ लोग ना उनको सिखा देते थे कि मैं पब्लिक में बिहेव अच्छा नहीं कर रही हूँ, झूठ, जो मेरे विरोधी लोग थे, और कहते थे काम नहीं कर रही है। तो मुझे कभी कहा, लेकिन वो मुझे आज तक, वो चले गए हैं, मुझे नहीं कहा। तो जैसे आपकी राजनीति आगे बढ़ रही थी, स्टूडेंट यूनियन से आगे निकले, शादी हुई, फिर आप सक्रिय हुई, तो सबसे पहले आप किस पार्टी के संपर्क में आई, बीजेपी के या कांग्रेस के? हम लोग एक जमाने में संजय गांधी जी के साथ थे, इमरजेंसी के दौरान। उसके बाद हम लोग चंद्रशेखर जी के साथ थे। चंद्रशेखर जी मेरे सबसे ज्यादा प्रिय नेता रहे हैं, बहुत प्रिय नेता थे चंद्रशेखर जी। और उनकी लाइन को मैं मानती हूँ, मैं उसी शैली की हूँ, उसी मानसिकता की हूँ जिसके चंद्रशेखर जी थे। आज कोई नेता है क्या? तो लेता है, नेता नहीं है। चंद्रशेखर जी अपने कार्यकर्ताओं को बहुत प्यार करते थे। आप चंद्रशेखर जी से और संजय गांधी से अच्छे से परिचय रहा आपका? नहीं, मेरा चंद्रशेखर जी से ज्यादा रहा। संजय जी से आपकी मुलाकात? नहीं, मुलाकात थी, सब कुछ था, लेकिन जो बात चंद्रशेखर जी में थी ना, उस देश के किसी नेता में नहीं है। बहुत बोल्ड थे चंद्रशेखर जी, जो कहना कह दिया। तो फिर उसके बाद जब चीजें आगे बढ़ी, तो चंद्रशेखर जी से आगे निकलकर आप बीजेपी तक कैसे पहुंचे? मैं बीजेपी में ऐसे पहुंची, चंद्रशेखर जी उन दिनों थोड़ा कम हो रहे थे। नकली सिंह जी हमारे थे जिला अध्यक्ष, कल्याण सिंह जी से मेरा लखनऊ में पढ़ते पढ़ती थोड़ा परिचय था, तो उन्होंने मुझे लाए। कल्याण सिंह जी की बहुत तमन्ना थी, जो कि पढ़ती थी यूनिवर्सिटी में, तब से वो जानते थे, उनकी तमन्ना थी। और कल्याण सिंह जी की बहुत अच्छी बातें थी। मैंने कल्याण सिंह जी से बहुत बात सीखी है। एक तो सीखा कि मेरिट मत तोड़ो। अगर आपका बेटा आपका है और दूसरा बच्चा कोई वाल्मीकि का बच्चा है और वो ज्यादा इंटेलिजेंट है मेरे बेटे से, उसे नंबर मत दो। अब मैं उसको नंबर, चाहे मेरा हाथ कट जाए, मैं अपने बेटे को नंबर नहीं दे पाऊंगी, और उस वाल्मीकि के बच्चे को जो ज्यादा होशियार है उसे नंबर दे दूंगी। मेरे घर में मेरा विरोध सत्य बोलने के लिए और न्याय की तराजू के लिए मेरे घर में, परिवार में मेरा बहुत विरोध रहता है। ऐसा चीजें देखी गई कि आपकी राजनीति के साथ साथ जब आप राजनीति में आगे बढ़ रही थी, तो उस जिले में और भी लोग रहे होंगे जिनको टिकट चाहिए था, आप देवबंद से विधायक रही, तो वो दौर कैसा रहा? किसके संपर्क से टिकट मिला? लखनऊ रहने का फायदा आपको मिला राजनीति में, या जो जनता के बीच रहने का? जनता के बीच रहने का, काम का मुझे फायदा मिला। मुझे रैलियां कराने का बड़ा शौक था, बहुत शौक था। राणा जी की मैंने कराई, कला जी की मैंने कराई, गडकरी जी की मैंने कराई, बहुत रैलियां मैं करती थी उस समय। जब अटल जी आए थे एक बार 91 में शायद आए थे, जब दंगा हुआ था, जिस दिन हिंदू मुस्लिम दंगा रामनवमी पे हुआ था, उस दिन मैंने बीजेपी ज्वाइन किया था। और बहुत बड़ा जुलूस मैंने, ITI से ट्रैक्टर ट्रॉली बहुत बड़ा था। अटल जी नेता प्रतिपक्ष सब थे, वो वहां रुके, भीड़ देख के रुके। हमने बीजेपी के झंडे नहीं लगाए थे, हमने जनता पार्टी के झंडे लगा रखे थे, वो उतारने थे, वो लगाने थे। तब अटल जी बहुत प्रभावित हुए थे मुझसे, वो भीड़ देख करके। और जैसे मैं मंच पे आई, हुआ दंगा हो गया था नकुल में, जुलूस निकलवाना था रामनवमी का, पहली बार। फिर मुझे और मैं अटल जी को बहुत पसंद करती हूँ, राजेंद्र अटल जी को, वो मुझे ले गए वहां। हम लोगों ने बहुत पथराव सहा था, बहुत चोट लगी थी राम मंदिर में, उसमें मैं अटल जी रथ में बैठे थे, बहुत पथराव हुआ था, हमने वो निकलवा दिया था जुलूस। आप कौन से सन में विधायक रही? 93 में आप MLA बने।
तो बीजेपी से आप देवबंद से एमएलए बनी, हाँ। 93 से आप 96 तक एमएलए रही, 95। 95 हाँ। तो उसके बाद आगे चीजें क्यों नहीं बढ़ी? आगे इसलिए नहीं बढ़ी कि मैं यहाँ बीजेपी में चमचागिरी का बड़ा होता, मैं नहीं करती थी। मेरी सबसे बड़ी चमचागिरी मेरे काम के प्रति है, तो मेरा विरोध हुआ। 3-4 लोगों के टिकट काट दिए, मेरा भी काट दिया और मानते सब कई लोगों के काट दिए थे। उसके बाद फिर मुझे टिकट दे दिया था बाद में। आप दोबारा फिर चुनाव लड़ी? हाँ, कौन लड़ी। से सन में? फिर मैं सन तो इतने सारे हो गए, ध्यान ही नहीं रहता। लड़ी हूँ, एक बार मैं इंडिपेंडेंट लड़ी थी, शायद मैं 10,000 से हारी थी। अच्छा। जब महावीर राणा जी देवबंद से बने थे, कमर का उस समय क्या किया था, मैं इंडिपेंडेंट लड़ी थी। कमर का जनता पार्टी बनी थी, जन मोर्चा में हम लोग संजय सिंह के साथ थे, डॉक्टर संजय सिंह के। तो उन्होंने मुझे कह दिया कि जाओ सहारनपुर जाओ और पर्चा भर के आ जाओ। तब सिंबल बाद में नहीं देना होता था, उसी समय नहीं बाद में देते थे। अब तो उसी समय सिंबल जमा करते, उस समय बाद में देते थे। मैं पर्चा भरने आई और यहाँ कमर काजमी थे, वो अपने मुस्लिम को पता नहीं कौन सी पार्टी थी, भूल गई मैं, उसके प्रेसिडेंट थे प्रदेश के। उन्होंने एक टिकट मांग लिया अपने लिए, मेरा टिकट काट के उनको दे दिया था। फिर मैं निर्दलीय लड़ी थी और मैं थोड़े से मार्जिन से निर्दलीय में हारी थी, 10,000 से मैं हारी थी। जीतने वाले को शायद 30 पता नहीं कितने मिले थे और मैं थोड़ी सी वोट से हारी। बीजेपी में आपके उस दौरान 90 के दशक में आप एमएलए रही, आपकी राजनीति बड़े स्तर पर थी उस वक्त, तो उस दौर में आपकी अच्छी जैसे एक कहते हैं बातचीत संगठन में, पार्टी में किस नेता से ज्यादा अच्छी थी? मेरी कल्याण जी से थी ज्यादा। कल्याण सिंह जी से? हाँ, अटल जी को भी मैं बहुत लाइक करती हूँ। अटल जी से मिलने का अवसर मिला? बहुत बार। बहुत। कैसे नेता थे अटल जी? अटल जी बहुत स्पष्ट, साफ, स्वच्छ नेता थे और कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते थे। कल्याण सिंह जी का वो दौर जब 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ और खुद कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद 93 में दोबारा चुनाव हुए, आप एमएलए बनी, तो वो दौर आपको याद है? क्या कुछ हुआ था 6 दिसंबर 1992? देखिए, मुझे वो चीज याद है, उस दिन रात को जब बाबरी ढांचा ढहाया गया था, मुझे एक चक्कर तो वो भी याद है। मैं नीचे हमारे घर थे, मैं रात को जान रही थी कि पुलिस आएगी ले जाएगी, मैंने अपने कपड़े अटैची तैयार करके रखी थी। मैं चीकू के लिए स्वेटर बुन रही थी रात को, 12 बजे दीपक शर्मा जी थे और एक थे सीओ कोई, दोनों लोग आए मेरे घर में, खुलवा दिया दरवाजा, मैं तो तैयार थी, कहते चलो, मैं चलो। मैंने कहा 1 मिनट कल्याण सिंह जी से बात करा दो। उस समय के नेता, कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दिया था उसने, उस समय के नेता अपने कार्यकर्ताओं का फोन उठाते थे, कार्यकर्ताओं को परिवार का मेंबर मानते थे। मैंने फोन मिलाया कल्याण सिंह जी से, उन्होंने पूछा जी सर हम क्या करें, उन्होंने कहा जो आपका ड्यूटी है आप वो करिए, मैं इस समय आपका मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, जो आपका कहे वो करिए। तो उन्होंने कहा 12-1 बजे आप सुबह ले जाओ, सुबह ले गए। अच्छा, ये कुछ किस्से हमने जैसा जनता के भी जाते हैं, सुनते हैं कि जब आप विधायक थे, किसी इंस्पेक्टर से आपकी थाने में कुछ बहस हुई या कुछ इस तरीके से जहां से आपका राजनीतिक उदय हुआ, कुछ ऐसी चीजें रही हैं कि आपको बताते हैं लोग? बहुत बार बहस होती थी, वो जमाना बहस का था ना, आज जमाना बहस का नहीं है। आज लोग इज्जत करते हैं, सब लोग सम्मान करते हैं, फोन करते, मैं जाती भी नहीं हूँ। मैं कई दिन से सोच रही हूँ अपने कलेक्टर से मिलूं, कलेक्टर बहुत अच्छा है, अच्छा है, व्यवहारिक है। मैं कई दिन से सोच रही हूँ, नहीं जा पा रही हूँ, जब फोन पे बात हो जाती है तो नहीं जाना चाहिए। तो कुछ किस्सा आपको याद है उस जमाने का जब किसी इंस्पेक्टर से या किसी अधिकारी से आपकी बहस हुई हो और आप जब विधायक रही हो तो आपने, जैसे एक नेता का दायित्व होता है जनता के लिए कि हमने तुरंत एक्शन करा दिया? कितना बड़ा एक्शन हुआ था, लाल कोठी प्रकरण भूल गए हो क्या? तब छोटे रहे होंगे। लाल कोठी प्रकरण था, मायावती जी की और साजे की सरकार थी, है ना, 93 में। हाँ, तो मैं मेरठ जा रही थी, एमएलए थी मैं, तो मुझे सुरेंद्र सिंगल जी कहीं मिले, ये कहीं मिले देवबंद वाले, उन्होंने नहीं वो बाद में मिले थे। तो मुझे यहाँ वो महिला मेरे पास आई थी, मैं नीचे थी, कहा मैडम मेरे घर पे कब्जा हो जाएगा। मैंने कहा जब तक सचिवाला पुंडरीक जिंदा है तुम्हारे घर पे कब्जा कौन कर लेगा। मैं मेरठ चली गई, अगले दिन आई तो मुझे प्रेस के लोगों ने ये पान का कोका ना इसके बगल में घेर लिया कि आपने ये वादा किया था। मैंने कहा किया था, अब मैं करूंगी। फिर मैंने, मेरा गनर था हरीश सक्सेना, वो दरोगा हो गया लड़का, वो बहुत मजबूत था, मतलब ऐसे लोग गनर होने चाहिए जैसा हरीश सक्सेना था। तो मैंने उससे कहा हरीश खड़ा हो जा सुबह ही। मैंने कहा रात को मुझे सोचने दो, सुबह करते। हरीश खड़ा, हम आज के दिन के लिए पैदा हुए। मेरी अलमारी में से मेरा मोटा सा कुर्ता निकालते, स्वेटर निकालते और रिवॉल्वर लिया, राइफल लिया, हम चलती है। अब यहाँ कर्फ्यू लगा था पूरे चंदन नगर में,
पूरा कर्फ्यू था, लोग घरों में, तो मैं सबको गाली देती चली गई। तो कायरों गद्दारों, एक महिला सड़क पे पड़ी है, समाज सड़क पे पड़ा, बारिश हो रही थी, वो बारिश में बैठी है, तुम लोग घर में घुसे। बसपा के लोग अंदर कब्जा था। मैं जैसे ही गई, मैंने कहा बाहर आ जाओ, नहीं आए, तो मैंने गेट तोड़ा, सब लोग मेरे साथ थे। मेरा जो राजनीति में संघर्ष में साथ दिया है, मेरा गुजरों ने दिया, ठाकुरों ने नहीं दिया। ठाकुरों में तो ये लगता था ना कि लड़की है, बाहर क्यों निकल रही है। नन्हेड़ा गुजर गांव पड़ता है यहीं पे, एक मीरक, वहां के मैं जो भी हूं ना, मेरे खून की बूंद बूंद में उनका जोश है, उनका मेरे खून की बूंद बूंद में पहला अधिकार है। ऐसा क्या हुआ था कि गुजरों ने आपका साथ दिया? देखिए, गुजरों ने मुझे इतना साथ दिया है कि किसी भी अधिकारी को अगर मारना पीटना, चलो चल देते थे, उन्हें चिंता नहीं थी जेल रेल की। और मुझे तो कोई भी बात होती थी, नन्हेड़ा गुजर फोन का मतलब तुरंत आ जाते थे। ऐसी मीरकपुर के लोग थोड़ा आने में, राइफलें बंदूकें, तभी मेरा ऊपर का घर नहीं था, 50 राइफलें बंदूकें ऊपर रहती थी उस समय जब लाल कोठी हुआ प्रकरण। मैंने उनको सब भगा दिया वहां से पीट पीट के, और महिला का सामान अंदर रख दिया था, जिसमें राजेश राय, वो एडिशनल एसपी थे सहारनपुर में। एक एसपी होता था, एक एसएसपी होता था, एक एडिशनल एसपी होता था। वो सस्पेंड हुए थे मेरी वजह से। और यहाँ के सीओ थे स्वामी प्रसाद, और वो कहीं एसपी पेसपी हो जा रहे, वो मेरी वजह से सस्पेंड हो गए थे। और इंस्पेक्टर सदर ओपी पाठक, वो मेरी वजह से सस्पेंड हुए थे। यहाँ पे वर्मा जी थे सिटी मजिस्ट्रेट, वो इसलिए बच गए थे सस्पेंड होने से कि वो विधानसभा अध्यक्ष के भांजे या भतीजे थे। लाल कोठी प्रकरण में भी गुजरों का साथ मिला, राजपूतों को क्यों नहीं मिला? आप तो उनको नहीं, देखिए अब तो मिलता, बहुत मिलता है। हाँ, तो उस जमाने में मिलना चाहिए था। हाँ, नहीं दिया मुझे साथ, मैं झूठ थोड़ी बोलती हूँ, मैं सच्चाई कह रही हूँ, इसलिए नहीं दिया ना। बाद में उन्होंने शुरू किया था, नए नए लड़कों ने साथ देना शुरू किया था, बहुत दिया, लेकिन लगता था ना लोगों को कि मैं लड़की हूँ। जिस टाइम शशि बालाजी आपकी राजनीति चरम पर थी, तो दो राजघराने काफी यहाँ पर वर्चस्व में थे, काजी परिवार, एक चौधरी परिवार। प्रदेश में सपा बसपा का काफी मिला जुला काम चल रहा था। तो आप कभी चौधरी परिवार या काजी परिवार से मिलकर राजनीति नहीं करी आपने? ना, मैंने नहीं किया। मैंने किसी की गुलामी कर करके, किसी चप्पल उठा के राजनीति नहीं किया। मैंने अपने बल पे जनता के बीच में जाकर के राजनीति किया। लेकिन मैं कभी रशीद मसूद पहले नहीं मिली। एक बार मैं उनके घर दिल्ली चली थी, एक बार मैंने उस व्यक्ति को देखा, वो व्यक्ति बहुत सीजन्ड व्यक्ति थे, रशीद मसूद जवान नहीं है दुनिया में। उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठने के लिए, अंदर से आए, एमपी थे, और मेरी गाड़ी की खिड़की खोल के मुझे अंदर बिठाया था। तब से मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। कैसे नेता थे रशीद मसूद साहब? कभी जैसे अब दिल्ली में लिए, सहारनपुर में भी कभी मुलाकात हुई, जब वो एमपी भी रहे, मंत्री भी रहे, किसी कार्यक्रम वगैरह में हुई। मैं उनकी उस घटना से बहुत इम्प्रेस थी। कभी उनकी तरफ से कोई ऑफर नहीं आया कि शशि बालाजी आप फायर ब्रांड नेता हैं, हमारी तरफ आ जाइए, इसका फायदा? नहीं, मैं चंद्रशेखर जी के साथ थी, चंद्रशेखर जी के साथ थे। इसके अलावा चौधरी यशपाल सिंह जी, उनका भी बड़ा नाम सहारनपुर की राजनीति में है, तो कभी वहां पर भी जाने का अवसर नहीं मिला? हो तो ताउम्र कांग्रेसी रहे। हाँ, नहीं, वो बीजेपी में भी तो आए थे, 2004 में आए। हाँ, फिर सपा में भी आए, फिर वो शेख तिवारी जी ने अपनी पार्टी बनाई थी, उसमें भी गए थे। वो लंबा टाइम कांग्रेस में बीता। हाँ, बीता। उनकी ना एक बात अच्छी थी, वो बड़ी हनक से जीते थे। वो बड़ी, उनका बिहेवियर तो थोड़ा टफ था, लेकिन वो बड़ी हनक के साथ जीते थे। उनके जैसी हनक होनी जरूरी है। क्योंकि सन 93 में आप एमएलए बनी, तो सन 93 में चौधरी साहब भी एमएलए बने थे। हाँ, विधानसभा में आया, विधानसभा में मिलते रहते थे। हाँ, नमस्ते करती थी, मैं उन्हें ताऊजी कहती थी। क्योंकि आपका घर और लाल कोठी ज्यादा दूर नहीं है, उनका घर पास में था। मालूम था। हमने भी देखा है, चौधरी साहब यहाँ से सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे। तो कभी मिलने का अवसर यहाँ पड़ोस में जाने का? सुबह 4 बजे डंडा लेके निकलते थे। तो कैसा था उनका स्वभाव? चौधरी साहब, चौधरी साहब का स्वभाव थोड़ा सा वैसा था, सख्त। चौधरी साहब की तो मैं करती हूँ सम्मान, लेकिन काजी जी के प्रति मन में जैसे मित्रों के प्रति होता है ना, वैसा था। अच्छा, दोस्त के प्रति जैसे अपने दोस्त को अपनी दिल की बात कही जा सकती है, वैसा था। अच्छा, ये बताइए शशि बालाजी, अभी लोगों के मन में कई सवाल है। हमने आपकी शुरुआत देखी कि भारी गांव से निकलकर आपने स्टूडेंट यूनियन की राजनीति की, फिर आप विधायक बनी। अब मौजूदा दौर में आप किस पार्टी में हैं? लोगों का मन ये है, क्योंकि आप सपा पे भी रह चुकी हैं, बीजेपी आपने ज्वाइन की, तो बीजेपी में हैं कि अभी पार्ट टाइम चल रहा है? मेरे को निकाल नहीं रहे लोग, मैं तो कहती हूँ मैंने विरोध किया है, मेरे निकाल तो दो, कुछ तो बताओ। कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन अभी दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, उसी फॉर्म में आऊंगी जिसमें पहले थी। तो कोई कारण है साइडलाइन होने का शशि बालाजी? सहारनपुर की वजह से साइडलाइन है या अपनी बेबाकी की वजह से साइडलाइन है? नहीं, मुझे ना इस समय जो भाजपा की शैली वो पसंद नहीं आती है।
हम लोग उस शैली के जिसके कल्याण सिंह जी थे, अटल जी थे, हम उस शैली के लोग हैं। हम कार्यकर्ता पे आधारित लोग हैं। इस समय किसकी कितनी जेब भारी, वो पार्टी में उतना उत्तराधिकारी। ये है, बीजेपी में भी ये चल रहा है। बहुत ज्यादा चल रहा है, मुझे डर थोड़ी है। बीजेपी में जेब भारी बसपा वाली नीति चल रही है। हाँ, उससे भी आगे है। उससे भी आगे। हाँ, जो कार्यकर्ता, मैं कभी कभी रात को नाम याद लिया करती हूँ, नाम याद आते हैं। जैसे क्वात्रा जी थे, उन्होंने उसको कुछ नहीं दिया। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कुछ दिया। मैं अपने से ज्यादा होशियार और नॉलेज सुरेंद्र शर्मा जी को है, पूरे जिले की नॉलेज है। मुझे तो देवबंद की ज्यादा है और कहीं की नहीं है। मैं उनको नॉलेज के मामले में शर्मा जी को बॉस मानती हूँ। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी में भी गई थी, मुझे लगता है 2017 का चुनाव आप लड़ना चाहती थी समाजवादी पार्टी से, तो टिकट नहीं मिला, या क्या कारण रहा था? देखिए ना, मैं आपको बताऊं, मैं समझ रही थी कि समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी की शैली की होगी। वो बिल्कुल अपोजिट है उसके अंदर। उनमें बहुत बचपना है। अखिलेश जी? हाँ, बहुत बचपना है। आप तो मिले होंगे अखिलेश जी से? बहुत बार, मुझे दूर से हवा लगा के, बहुत अच्छे। तो फिर दिक्कत क्या हुई? वो जो दिखाते हैं वो करते नहीं है। अच्छा। वो दिखाएंगे कि अरे ये तो मेरा बहुत करीबी है सब, लेकिन वो करते नहीं है। मेहनती तो है वो मेहनती है। और मतलब जितना उन्हें सरल सुलभ जनता के लिए होना चाहिए उतने नहीं है। ऋषि बालाजी, 2012 का जो चुनाव था, विधानसभा चुनाव, आप नकुड़ विधानसभा से अलग हटकर गंगो विधानसभा बनी थी 2012 में। तो आप वहां से चुनाव लड़ी थी, जितना मुझे याद है। राजपाल सिंह का पहले टिकट हुआ गंगो से, चुड्डा का, और उसके बाद वो देवबंद से लड़े। आप गंगो से लड़ी, जिसमें मुझे लगता है आपको 12-13 हजार वोट मिले गंगो विधानसभा से, ज्यादा मिले। तो ये क्या कारण रहा था? क्योंकि देखिए, गुजर बहुल्य सीट पर राजपूत को लड़ा दिया और राजपूत बहुल सीट पर गुजर को लड़ा दिया। अबे पार्टी ने पता नहीं क्या सोचा होगा। बीजेपी से आप लड़ी थी। मैं पर्चा भरने जा रही थी, तो मुझे कहा अभी मत भरिए, थोड़ी देर रुक जाइए। फिर मेरे पास 2-4 लोग बैठे थे जो वहाँ से। हाँ, तो मुझे तो तुरंत ही कहा गया था। मैं वहाँ के लोगों को अच्छा मानती हूँ, गंगो के। वो लोग जिसके साथ जुड़े हैं उसके साथ जुड़े हैं। वो ऐसे नहीं करते कि आस्थाएं उनकी रोज नहीं बदलती हैं। गंगो के लोग बहुत अच्छे हैं, इस साइड के लोग बहुत अच्छे हैं। पहले आपका टिकट लेकिन देवबंद से हुआ था। हाँ? उसके बाद फिर टिकट बदल दिया गया। मैंने तो आधा चुनाव लड़ लिया था। क्या कारण रहा था उसके पीछे? अब मुझे नहीं पता क्या रहा होगा। क्या रहा होगा मुझे नहीं पता। मुझे तो, मैं पर्चा भरने जा रही थी थोड़ी देर बाद, तो मुझे कहा गया आप रुक जाइए अभी। तो बीजेपी में जब आप थी 12 से 17 के बीच में, तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का मन क्यों बना? 17 में कैसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं, बीजेपी में ठीक नहीं है, अब दल बदल लीजिए? ऐसा क्या हुआ था उस समय? मैंने बताया ना, जो शैली चल गई थी वो चल गई थी बीजेपी। हाँ, इनको कल्याण सिंह जी को, इन सबको साइडलाइन कर दिया था। आप तो मोदी जी से मिलने गई थी, अमित शाह जी से भी मिलने गई। मैं अमित शाह से कभी, राजनाथ सिंह से मिली थी आप? उनसे तो मेरा घर है, परिवार है, क्यों नहीं मिलूंगी, रोज मिलूंगी। मैं हालांकि आजकल उनसे नाराज हूँ, लेकिन दिल से थोड़ी नाराज हूँ। बात होती है राजनाथ सिंह जी से? हाँ, कर लेती हूँ। आजकल काफी दिन से नहीं की। मैं पूरा उलाना ताना देने सब जाऊंगी, 2-4-10 दिन में जाऊंगी मैं। तो राजनाथ सिंह जी को नहीं कहते आपकी पार्टी में ये सब चल रहा है कि? वो ना बड़े शूर पॉलिटिशियन है। वो पार्टी की बुराई करो तो अगर सच्चाई देखो वो डांटते, हद करती। हाँ, जो उन्हें कहना चाहिए पार्टी के नाते वो कहते हैं। वो कहते हैं कि एक राजपूत होने के नाते राजनाथ सिंह जी को एक साइड लाइन डाल रखा है और अब वो बात खुलकर कह नहीं पाते हैं राजनाथ सिंह। आप ऐसा मानती हैं? हाँ, मैं मानती हूँ। अनुशासन में रहते हैं। अनुशासन, क्या चीज का अनुशासन है? मैं आपको एक बात बताऊं, चंद्रशेखर जी एमपी थे और इंदिरा जी के नाक का बाल थे। इंदिरा जी के बहुत करीब थे चंद्रशेखर, युवा तो उनको बोलते यंग थे उस जमाने में। और जब इमरजेंसी लगाई थी ना, चंद्रशेखर जी ने सबसे पहले लोकसभा में इस्तीफा देके कहा था मैं इंदिरा जी आपके साथ नहीं रहूंगा। मैं ऐसे लोगों को लाइक करती हूँ। राजनाथ जी बोल नहीं पाते, पता नहीं क्यों नहीं बोलते। हम इनको प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। राजनाथ जी के लिए अगर कहीं आए कि बिल्कुल जान देनी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजनाथ सिंह में वो बात नहीं है जो चंद्रशेखर जी में थी। तो अब राजनाथ सिंह जी से, जैसे मोदी जी से आप पहली बार मिली थी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, तो क्या वो एक फॉर्मल मुलाकात थी या वहाँ कुछ आपने इश्यूज को भी रखा था सारा? नहीं, कोई इशू नहीं रखा था। शिवा ने टाइम ले लिया, उन्होंने टाइम दे दिया। मैंने तो कभी लिया ही नहीं था। शिवा ने टाइम लिया, उन्होंने 1 हफ्ते में टाइम दे दिया। मैं घर आई, शिवा ने कहा बुआ मुझे मारना मत। तब शिवा बहुत छोटा था, 2015 में, 14 में 15 में। तो शिवा ने कहा बुआ मुझे मारना मत, छोटा था शिवा। मेरा टाइम ले लिया, फिर मैं गई। मेरे पास मैं गाड़ी उस शिविंदर को ले गई। शिविंदर पुंडी एक लड़का है असलपुर, हम तीनों गए। मैंने जाति का मोदी जी
मैं आपको लाइक नहीं करती, ऐसे कहा मैंने। आपने कहा? हाँ, शिवेंद्र पूरे डर गए थे, शिवा भी डर गए। अच्छा, मैंने कहा मेरा मोबाइल, छोटा मोबाइल था मेरे पास जो होता था, गाड़ी में रखा, मेरा मोबाइल मंगवा दीजिए। मैं देश के सभी बड़े नेताओं को, प्रदेश के सभी बड़े नेताओं को बोलती थी कि मोदी जी को पीएम बनाकर इस देश की जनता बहुत रोएगी। अच्छा, वो एकदम आपने बोला? हाँ हाँ, क्या शिवेंद्र से रिएक्शन था पूछ लो। मोदी जी का? उन्होंने कहा अच्छा देखा, लेकिन मैंने फिर कहा लेकिन मोदी जी नेपाल में हिंदू राष्ट्र से वो, आपने वहां उस समय तूफान वो आया था, जलजला, आपने वहां को 600 करोड़ रुपए दिया, मेरा मन आपने जीत लिया। मैंने ये कहा, मैंने कहा मैं आपको लाइक नहीं करती थी, दिखवा लो मेरा मोबाइल। आपने 600 करोड़ रुपया नेपाल के लिए दिया, हमारे भाई लोग हैं, आपने दिया मुझे, आपने मेरा मन जीत लिया। दूसरा, आपने 600 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ गन्ने किसान के लिए पैसा दिया, तो जो मेरे को लगा कि आप किसान हितैषी है, फिर मैंने आपको सम्मान किया। मैंने उनसे ये भी कहा था, लिख देना चाहे कह देना चाहे सजा दे कुछ कर देना, मैंने कहा था मोदी जी ये जो आपका हनुमान है ना, ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। जब भी आपका डाउनफॉल होगा तो मोदी जी आपके हनुमान की वजह से होगा। और उन्होंने कहा नहीं मैं हनुमान को समझाऊंगा, समझाया तो नहीं, उल्टा बता दिया और मेरा 17 में टिकट काट दिया। मैं ये सब छोटी चीज की परवाह नहीं करती हूँ कि टिकट कट गया, ये मिल गया, वो मिल गया। अरे मुझे कोई ब्यूटी पार्लर थोड़ी जाना है, एमएलए बन के तनख्वाह मिल जाएगी। हाँ, हम तो गांव के लोग हैं, दूध की मलाई लगा लो, बता फेशियल हो जाएगा। तो लेकिन डाउनफॉल आया नहीं, बीजेपी तो तरक्की पर तरक्की कर रही है अमित शाह आप के नेतृत्व में। देखिए, आपके घर में कितना ही पैसा आ जाए, आपकी रसोई में कितना ही अच्छा खाना बन जाए, अगर खाने वाले लोग संतुष्ट नहीं होंगे ना, आपका घर सफल नहीं है, नहीं है ना। भाजपा के ऐसे बढ़े हैं, भाजपा के क्या बोलते हैं कि उनकी कोष भरे होंगे, लेकिन जनता अंदर से खुश नहीं है। योगी आदित्यनाथ को आप कहाँ देखती हैं? क्या वो एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश? नहीं, बिल्कुल नहीं मानती हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए नहीं है, मुख्यमंत्री जो होता है बड़ा सोबर होता है, मैं उनको लिखती भी हूँ, मेरा मोबाइल देख लो, मैं लिखती भी हूँ। जो मुख्यमंत्री होता है ना, वो प्रदेश का होता है, वो हिंदू या मुसलमान का नहीं होता है, वो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तो आपको लगता है हिंदू मुस्लिम करते हैं योगी जी? खूब करते हैं, गंदी भाषा नहीं बोली जाती है। मुख्यमंत्री जी चाहे जेल भिजवा दे, उनका एसपी है तो अभी ले जाए, मैं नहीं डरती हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। खाना 2 रोटी खाती थी पहले, मैं एक खाती हूँ आजकल, जेल में भी मिलेगी, सब जगह मिलेगी। आप नहीं मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? मैं कई बार मिली हूँ, जब भी वो मेरी सम्मान करते हैं, मुझे बड़ी बहन की तरह मुझे रिगार्ड करते हैं। वो जब भी सहारनपुर आए हैं, एयरपोर्ट पे आए हैं, अब तो बुलाई नहीं जाती ना, निकाल के तो जैसे होती ना वेंटिलेटर जैसे रखे, लेकिन मैं वेंटिलेटर पे भी बात करती हूँ। जैसे आते हैं यहाँ, कभी पहले मुझे बुलाया जाता था, मैंने कभी टाइम लिया, मुझे टाइम दिया। और जो रावत जी है, ओएसडी है, वो समझदार व्यक्ति है, वो सब कोई काम बोलती हूँ वो चुपचाप कर देती है। तो क्या कारण है कि आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करती? लोग तो उनको एक राजपूत नेता के तौर पर भी देखते हैं, राजपूतों को लगने लगा है कि राजनाथ सिंह तो चले गए हैं, कोप भवन में साइलेंट रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, मैं योगी आदित्यनाथ को एक छोटे भाई की तरह प्यार करती हूँ, दिल से प्यार करती हूँ, लेकिन उनकी वर्किंग को पसंद नहीं करती। बात में हिंदू मुसलमान ये नहीं अच्छा लगता। इस मामले में मुझे कांग्रेस की शैली अच्छी लगती है। देखो, मैं निष्पक्ष होकर बोल रही हूँ, कांग्रेस में वो दोनों भाई बहन संघर्ष करते हैं, लेकिन कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, है ना। अखिलेश जी तो खूब करते हैं, है ना। बीजेपी में कल्याण सिंह जी के जमाने में कभी ये बात ऐसी नहीं होती थी। राजनाथ जी है, वो कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते थे। तो ये बताइए, जैसे अब काफी वीडियोस या काफी चीजें हम देख रहे हैं कि यूपी में ठाकुरवाद चल रहा है, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद चल रहा है? हाँ, चल रहा है। जो अधिकारी हैं, जो उनके चमचागिरी करते हैं, चमचागिरी तो बहुत करते हैं जिनको डीएम नहीं बना रहे हैं, लेकिन बहुत से उनके हैं खास लोग जो जैसे नेताओं में जो दिखाएंगे मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, उसको पसंद करते हैं। वो थोड़ा सा ऐसे, वो जो सिंपल आदमी है ना, या उन्हें कोई जवाब दे दे जैसे मैं हूँ, मेरी सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं करते दिल से, इसलिए कि मैं साफ बोलती हूँ। अच्छा, ये बताइए, देवबंद के प्रकरण आपने काफी ज्यादा उठाए, वहां से राज्य मंत्री हैं कुंवर ब्रजेश सिंह, वो ऐसा लगता है आपके बोलने से, बेबाकी से, कि कुछ चीजें डिस्टर्ब चल रही हैं देवबंद में, तो ठीक नहीं काम कर रहे हैं मंत्री? आप ये देखिए, मंत्री जो है ना, हम उस पर डिपेंड करते हैं, इसको सोच के हैं
साई इतना दीजिए जमे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए, मैं इस पे विश्वास करती हूँ। अब वो उन्होंने बुरा हाल कर रखा, देखिए अब ये वाल्मीकि वाला प्रकरण हुआ, क्या जरूरत थी? वो तो मिलने गए, लेकिन वहाँ गांव में अपने घर मीटिंग भी बुलाई किसने? मंत्री ने। जब देखा ना बिल्कुल छिछा लेदर हुए तब बुलाइए ना, उनके लोग तो थे कब्जा करने गए हैं। आप बताइए आप ऐसे लोगों को क्यों पाल रहे हैं? अगर घर में कोई बच्चा सो रहा है, हम कहते हैं शोर मत मचाओ, लाइट मत जलाओ, बच्चा उठ जाएगा, और वो परमानेंट सोए बच्चों को उनके लोग उठाने चले गए हैं। इससे शेमफुल बात क्या हो सकती है? क्या उन्हें नहीं मालूम था कि 60 साल से वो कब्रिस्तान बना, वो शमशान, बच्चों का शमशान बना है, उनको नहीं मालूम था? उनके क्या, उनके बिना कोई कुछ कर देगा? तो मंत्री के लोग कब्जा करा रहे हैं। जितने उल्टे सीधे काम करने वाले हैं ना, वही शरण पाते हैं। ब्रजेश जी से क्यों नहीं बनती है आपकी? ब्रजेश को मैंने आंचल से लगा के, तो मुझे पार्टी ने बुलाया, सुनील बंसल जी का फोन आया, उनका स्वतंत्र देव जी का फोन आया कि हमारी ये सीट कमजोर है, आप नहीं आओगे तो नहीं जीतेंगे। देखो अपना परिवार अपना होता है ना, मैंने स्वतंत्र जी की सम्मान करती हूँ, इसलिए करती हूँ। वो कार्यकर्ता बेस्ड आदमी है, वो कार्यकर्ताओं को पसंद करते हैं, तो मैंने उनकी बात को मान लिया और उन्होंने कहा मैं वहां आ रहा हूँ, हापुड़ कहीं आ रहे थे वो, आप यहाँ आ जाओ। मैं 20 से 50 लोगों लेके वहां पहुंच गए, मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर मेरा फर्ज ये था कि अपनी पार्टी को दिया वादा निभाना। मैंने देखिए, मैं ब्रजेश को बच्चा मानती हूँ, प्यार करती हूँ, उसकी शैली को नहीं, उसको प्यार करती हूँ। विधायक के तौर पर क्या वो काम ठीक कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आप उनके देखिए ना, आदमी पहले भाजपा में ये देखता था कि मेरे इर्द गिर्द रहने वाला फ्रॉड तो नहीं कर रहा, 2 नंबर के धंधे तो नहीं कर रहा। उसके एकदम से जिसके पास साइकिल हो, एकदम स्कॉर्पियो, बड़े बड़े महल कैसे खरीद रहा? बताइए ना। मेरे घर में अगर कोई जरा सा भी उड़ने की कोशिश करेगा, मैं उसकी जांच कराती हूँ। मैं जब सुबह अखबार पढ़ती हूँ ना, तो मैं पढ़ती हूँ, जैसे कार्ड पढ़ती हूँ कि कोई मेरे परिवार का मेंबर का नाम तो नहीं आ गया, मैं पहले ये पढ़ती हूँ। तो उनको नहीं दिखता रोज कब्जे हो रहे हैं, बुरा हाल देवबंद का है। अरे सोए हुए बच्चे जो कभी उठ नहीं सकते हैं, आपके लोग उस शमशान पे पहुंच गए हैं। अच्छी बात थोड़ी है। अपनी झेप मिटाने के लिए गए वहां। वाल्मीकि समाज हमेशा बीजेपी को वोट देता है। भायला गांव का जो प्रकरण था उसमें भी मंत्री जी खुलकर सामने आए और 2 बच्चों की जो डेथ हो गई थी, उसमें उस प्रकरण में भी वो खुलकर सामने आए। लोगों ने कहा कि मंत्री जी ने इसको सॉल्व करा दिया। नहीं, वो आते उस दिन जिस दिन कल सॉल्व नहीं करा था, तो जो बात एसडीएम ने कही थी वही बात थी। मैं गई थी सबसे पहले गांव में, मैं गई थी। मैं अर्ली मॉर्निंग में चली गई थी गांव में, बहुत सुबह चली गई थी, कोई त्योहार का दिन था, फिर भी मैं चली गई। अब शशि बाला जी, फ्यूचर क्या है? किस पार्टी में रहेंगी? बीजेपी में ही रहेंगी या जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप कांग्रेस की तारीफ कर रही थी? राहुल नहीं, मैं सच्चाई की तारीफ करती हूँ। तो किसके साथ रहेंगी? कांग्रेस में जाने का मन है मेरा? नहीं, मैं सच्चाई की तारीफ करती हूँ। हम लोग यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे ना, एक नारा इमरजेंसी में दिया करते थे, इमरजेंसी जेल है ना, मैं इमरजेंसी में नारा दिया करते थे। हम लोग यूनिवर्सिटी के जो नेता उस समय के लोग कहते, सच बोलना अगर बगावत है, समझो हम भी बागी हैं। तो आप बागी हैं? बागी नहीं है, सच बोलना अगर बगावत है तो हम कहेंगे। तो वही पूछ रहे हैं कि अब चुनाव 2027 का आने वाला है, तो शशि बाला जी देवबंद से ही तैयारी कर रही हैं या कहीं और से मन है? या नहीं, मैं देवबंद को देखिए, देवबंद मेरी औलाद की तरफ प्रिय है मुझे, पूरा जिला मुझे प्रिय है। कहीं भी कुछ होता है मैं सबसे पहले पहुंचने की कोशिश करती हूँ। देवबंद मेरी औलाद है। और मैं आपको सच बताऊं, मैं अपने घर में कहा करती हूँ, अगर मेरा अंत हो तो मुझे देवबंद ही लेके जाना। देवबंद से इतना प्यार है आपको, तो कुछ करना चाहती हैं देवबंद के लिए? अभी जान भी हाजिर है। मेरा अपनी तमन्ना है कि मेरा अंतिम संस्कार देवबंद के देवी कुंड में किया जाए। शशि बाला जी, आप भावुक हो रही हैं देवबंद को लेकर के, कुछ इच्छाएं मन में है देवबंद को लेकर के? बस मैं तो इतना चाहती हूँ, देखिए मुझे कोई राजनीति का ज्यादा शौक नहीं है। देवबंद के लोगों के साथ जब अन्याय हो, मुझे टूट करके पड़ना चाहिए। सीधी तरह मेरे मन में है कि देवबंद के लिए मुझे टूट करके पड़ना चाहिए। देवबंद का जो आखिरी लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति है ना, उसके साथ भी बिना जाति बिना धर्म देखे उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। ये मेरा देवबंद के प्रति, मुझे कोई एमपी एमएलए बनने का वो नहीं है। क्या करूंगी? प्यार मिलता है देवबंद से? आज बहुत मिलता है, बहुत मिलता। क्या लोग देवबंद के फोन करके दुख भी जाहिर करते हैं कि बुआ जी या जो जिसके रिश्ते में आप आती हैं कि यहाँ ये हो रहा है, कोई मदद करने वाला मेरा नहीं? परिवार ही देवबंद के लोग हैं, सच्चाई ये है।
मेरा लक्ष्य, मेरा क्या बोलना चाहिए, सब कुछ। मैं ये नहीं देखती कौन किस जाति का है। और मैं अगर देवबंद के किसी आदमी ने कोई गलती मेरे प्रति की, कोई बात नहीं यार, बच्चे हैं करते हैं, कोई बात नहीं। देवबंद के लोगों में अगर आप उनका नार्को कराएंगे ना, तो आपको सबके दिल में शशि बाला पुंडरी, चाहे मेरे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे किसी दल का हो। आज मैंने सबसे पहले जियाउद्दीन जी का हाल जानना चाहा। मैंने आंख खुलते उनके बेटे को फोन किया, उस नालायक का अभी तक मुझे फोन नहीं आया। मेरी पार्टी का नहीं है, मेरे को ज्यादा उनसे, लेकिन मेरा है ना, देवबंद का है ना। मैंने सबसे पहले आंख खुलती जियाउद्दीन का हालचाल जानना चाहा, उनके बेटे को फोन किया। बड़े लोग हैं, देर से सो के उठते, जब उठेगा तब आएगा। तो अब क्या इच्छाएं हैं शशि बालाजी, क्योंकि देवबंद को लेकर जो आपके मन में है वो भावुकता जो हमें नजर आ रही है, वो दिखाता है कि देवबंद के लोगों के प्रति आपका प्रेम कितना है। तो अब कुछ है कि मकसद की राजनीति में जाऊं, दोबारा 27 में टिकट मांगूं, राजनीति में आगे बढ़ूं, उस जनता की सेवा करूं, जो सपने मेरे रह गए हैं उनको पूरा करूं देवबंद की जनता। सपना तो मैं कोई देखती नहीं हूँ, कर्तव्य देखती हूँ। मैं सपना नहीं देखती हूँ, सपना तो इमेजिनेशन है, कर्तव्य हमारा कर्तव्य है वहाँ। हाँ, चुनाव लड़ने का अवसर आया तो चुनाव लड़ेंगे। हाँ, अगर पार्टी कहेगी। अभी तो मुझे डायलिसिस से बाहर तो निकाले ये लोग, मुझे बताए तो कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ कि पार्टी की हाईकमान को जो भी मैं लिखती हूँ मेरा काम होता है। तो जिले में भाजपाई सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? मेरा जो छोटी कार वाले हैं, जिनकी जेब थोड़ी भारी ज्यादा नहीं है, जो पुराने भाजपाई हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है, वो सब लोग प्यार करते। जो हवा हवाई है उनका मैं जानती नहीं हूँ, उनका तो नार्को कोई भी नहीं करा सकता। चलिए शशि बालाजी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी पूर्व विधायक शशि बाला पुंडीर, जिन्होंने अपने जीवन से लेकर राजनीति के तमाम किस्से बड़ी बेबाकी से आपके सामने रखे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।